चैप्टर 11 फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। पहला जो टॉपिक है वो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे ख्याल से हम लोगों को पता ही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर कि हमको रिटर्न मिले जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पर। प्लस हम ये चाहते हैं कि हमको हमारा जो कैपिटल इनिशियली हमने इन्वेस्ट किया था वो भी हमको वापस मिल जाए। तो जो ये पूरा टॉपिक अभी चलेगा रिस्क के ऊपर और रिटर्न के ऊपर, उसमें हमको ये समझना है कि रिस्क और रिटर्न जो है वो इंटर रिलेटेड है। कभी भी हम रिटर्न को अगर देखें तो हमको उसको रिस्क के साथ भी कंपेयर करना है कि कोई भी रिटर्न जो जनरेट की गई है वो कितना रिस्क लेके की गई है। तो कभी भी रिटर्न को हमको इन आइसोलेशन नहीं देखना कि यार रिटर्न हो सकता है ना, दो फंड मैनेजर हों आपको अच्छे रिटर्न ला के दे रहे हैं, पर दोनों अलग अलग लेवल का रिस्क ले रहे हैं आपके इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ। तो आपको हमेशा रिटर्न को कंपेयर करना है कितना रिस्क लिया गया। तो यही डिफरेंसेस अब हम इस टॉपिक में देखेंगे। अच्छा, रिटर्न की अगर हम बात करें तो रिटर्न को हमको 3 पॉइंट्स पे एनालाइज करना है, 3 पॉइंट्स का ध्यान देना है। एक कि हमारी रिटर्न का लेवल कितना है, यानी 10% रिटर्न है, 5% रिटर्न है, 20% रिटर्न है, उसका लेवल कितना है। फिर हमको देखना है कि उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, यानी कि जब आप इन्वेस्ट करने गए थे आपको बताया गया कि आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी, मान लो वो 12% थी, तो ये रिटर्न कितना वॉलेटाइल है, कितना फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब मैंने बोला आपको 12% और रिटर्न आपको 35% आ गई, या रिटर्न आपको -25% आ गई, -50% आ गई, तो इसका मतलब आपको जो रिटर्न बताई गई थी उसमें जो वेरिएशन है, जो डिविएशन है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी रिटर्न्स बहुत वॉलेटाइल हैं। तो आप कभी भी अपने कैश फ्लोज को या अपनी रिटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे ढंग से, क्योंकि ये रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। तो वॉलेटिलिटी पे भी इसलिए हमको ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न्स का अमाउंट नहीं, मतलब परसेंटेज टर्म्स में अमाउंट नहीं, उसका लेवल नहीं, हमको ये भी देखना है कि वो कितना वॉलेटाइल है। क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न्स जो होती हैं वो बेटर होती है ना। अगर आपको कोई बोले कि 12% सालाना आपको रिटर्न आ जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 1-2% की, 10% आ गई, 14% आ गई, 12 के आसपास थोड़ा बहुत डिविएशन चलता है। पर अगर वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में रिस्क जो है वो काफ़ी हाई है। फिर आपको ये देखना है कि नेचर क्या है रिटर्न का, कि वो रिटर्न आपको पीरियोडिक है, यानी कुछ टाइम टाइम पे कैश फ्लोज आते रहते हैं, जैसे बॉन्ड्स में होता है ना, कूपन्स आते रहते हैं आपको। शेयर्स में अगर वो आपने लार्ज कैप डिफेंसिव इंडस्ट्री का मैच्योर कंपनी का स्टॉक लिया हुआ है तो वो आपको डिविडेंड देता रहेगा कंसिस्टेंटली। तो इससे क्या होता है, आप अपने कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को बेटर मैनेज कर पाते हो, क्योंकि आपके कुछ खर्चे भी होते हैं और आपको इसीलिए ये पता करना ज़रूरी होता है कि कितना कैश फ्लो मुझे मिल जाएगा, ताकि आप उन खर्चों को मैनेज कर पाओ। तो आपको पीरियोडिक पेमेंट्स आ रही हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से या कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू आ रही हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जो कोई भी पीरियोडिक पेमेंट नहीं देते और सिर्फ उनमें कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, जैसे कि गोल्ड या कोई भी कॉमोडिटी। तो वो कैश फ्लो तो देती नहीं है। अगर आप गोल्ड रख लो तो आपको कोई कैश फ्लो तो आएगा नहीं, लेकिन 4-5 साल के बाद अगर आप गोल्ड को बेचते हो तो आपको उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। तो नेचर भी रिटर्न का समझना ज़रूरी है। पॉइंट जो ध्यान देने वाला है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कभी भी आपको रिटर्न्स को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखना, क्योंकि अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखते हो तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन है, उससे आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको रिटर्न को हमेशा क्या करना है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसके कंपैरिजन में देखना है। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं और पहला दोस्त कहता है कि मैंने 500 रुपये एक शेयर में बनाए, दूसरा भी दोस्त बोलता है मैंने भी 500 रुपये बनाए। तो हमको मॉनेटरी टर्म्स में ये दोनों फिगर बराबर लग रही हैं कि अच्छा इसने भी 500 रुपये बनाए, इसने भी 500 रुपये बनाए।
पर पहला जो दोस्त है उसने 500 रुपये 500 रुपीज़ का शेयर बाय किया था, उस पे बनाए, यानी कि उसका 500 का शेयर 1000 का हो गया। दूसरा जो दोस्त था उसने भी सेम 500 रुपीज़ अर्न किया स्टॉक मार्केट में, पर उसका शेयर 3000 रुपीज़ का था, उसने 3000 के शेयर में 500 बनाया। तो पहला जो फ्रेंड है उसको 100% का गेन हुआ, और दूसरा जो एग्जाम्पल में जो पर्सन है उसको सिर्फ 16.67% का गेन हुआ। तो अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखोगे तो आपको लगेगा दोनों ने बराबर अर्न किए, करण ने भी 500 बनाया, अंशुल ने भी 500 बनाए, पर जब आप उसको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सन वन जो है वो बेटर इन्वेस्टर है, ये बेटर इन्वेस्टर है, क्योंकि उसने जो स्टॉक सेलेक्ट किया उसने 100% की रिटर्न दी है। फिर है कि हम लोग रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो हम सब लोगों को पता है रिटर्न निकालने का तरीका, जो हम अपने दिमाग में इंट्यूटिवली करते हैं, वो है ये फॉर्मूला, सिंपल रिटर्न भी जिसको बोला जाता है, या आरओआई बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम आरओई, आरओसी, इन्वेस्टर ये नहीं देखता। इन्वेस्टर क्या देखना चाहता है पहले तो, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी उस पर मुझे गेन कितना हुआ। तो मैंने हमेशा बताया आपको, जो भी गेन हुआ है, जो नेट प्रॉफिट हुआ है, वो आप ऊपर रखो, और डिनोमिनेटर में आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट, जो आपने इनिशियली बिगनिंग ऑफ द पीरियड में आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जिस पे आपने उस साल या जो भी पीरियड आपने इन्वेस्ट किया उसमें कितना रिटर्न आपने जनरेट की, और फिर उसको, क्योंकि डेसिमल्स में आ जाएगा तो रेशियो आ जाएगा, आपको इसको परसेंटेज में जानना है तो इनटू 100 कर दो। तो ये आरओआई का फॉर्मूला है। हायर द पोटेंशियल आरओआई बेटर फॉर इन्वेस्टर्स। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा रिटर्न आपको मिले उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, आरओआई का नंबर वैसे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। हम सब लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस होती है ना, हम लोग ऐसे ही पता लगाते हैं कि यार मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मुझे कितना गेन हुआ इस चीज़ में इन्वेस्ट करके, इस इंस्ट्रूमेंट में या इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके। पर आरओआई का फॉर्मूला सिंपल तो है, पर हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इसको इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आप हिस्टोरिकल नंबर्स देख के आरओआई कैलकुलेट कर रहे हो कि यार इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 सालों में या पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दी, या इस इक्विटी शेयर ने, कोई भी शेयर आप ले लो, फेसबुक ले लो, टेस्ला ले लो, इन्होंने हिस्टोरिकली क्या रिटर्न दिया, आप इनसे आरओआई वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो। पर आप प्रोजेक्शन करना चाह रहे हो फ्यूचर की, आप ये मान के चल रहे हो कि ये रिटर्न, अगर कोई म्यूचुअल फंड पहले 20% की दे रहा था, पिछले साल इसने 40% की रिटर्न दी, तो अभी भी ये सेम रिटर्न देगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। आप हिस्टोरिकल नंबर्स देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली उन पे बिलीव कर लें कि आपको भी उतनी रिटर्न आ जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी है, इन ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स एंड एजम्पशंस आर मेड फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। इसीलिए हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आरओआई कैलकुलेट करो, आप अपना बेस्ट एस्टिमेट करो, पर आप ये सोच के मत चलो कि आपको सेम रिटर्न आ जाएगी। अब सेम आ जाएगी का मतलब ये नहीं कम आ जाएगी, ज़्यादा भी आ सकती है। फिर इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा अगर सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एग्जाम्पल, पर नॉर्मली हम डिविडेंड्स वगैरह ये सब जो हमको इन बिटवीन द पीरियड जो कैश फ्लोज मिलते हैं उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते, तो इस एग्जांपल में हम उनको भी कंसिडरेशन में लेंगे। एन इन्वेस्टर परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ कंपनी एबीसी, ईच शेयर कॉस्ट ₹25। द इन्वेस्टर पेड ₹20 कमीशन टू द ब्रोकर। पूरे 150 शेयर्स पे उसने ₹20 की कमीशन दी। द शेयर्स वर सोल्ड एट ₹30 पर शेयर। द इन्वेस्टर ऑल्सो पेड ₹20 कमीशन टू द ब्रोकर फॉर द ट्रांजेक्शन। जब सेल करोगे तब भी ब्रोकरेज दोगे, जब बाय करते हो तब भी ब्रोकरेज देते हो। द इन्वेस्टर रिसीव डिविडेंड्स अमाउंटिंग टू ₹1 पर शेयर ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। ₹1 पर शेयर डिविडेंड मिला, यानी 150 शेयर हैं तो ₹150 का डिविडेंड मिला इस पीरियड में। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको वैसे इसमें आरओआई निकालना है, कॉस्ट नहीं, हमको आरओआई निकालना है। और आरओआई का फॉर्मूला हमको पता है, हमने अभी अभी देखा था।
तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में वो कैलकुलेट करो। वो कैसे आएगी, 150 इंटू 25, 25 रुपीज़ के आपने शेयर लिए थे, 150 लिए थे, प्लस आपके इन्वेस्टमेंट में एक और खर्चा आप जोड़ो जो आपको कॉस्ट पड़ी थी, वो थी 20 रुपीज़ की, जो आपने ब्रोकरेज पे की उन 150 शेयर्स को खरीदने के लिए, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। ये डिनोमिनेटर में जाएगी फिगर इन्वेस्टमेंट की। फिर आप देखो कि आपने सेल कितने का किया, सेल्स प्रोसीड्स कितनी है आपकी, 150 शेयर्स आपने बेचे 30 रुपीज़ के। अब आपने फिर से ब्रोकरेज दी, पर इस बार आपका जो सेल्स प्रोसीड्स है वो कम हो रही है, यानी बेचने पे जो पैसा मिला वो 20 रुपये से कम हो रहा है। पहले 20 रुपये आपकी कॉस्ट बढ़ा रहे थे, ये 20 रुपये आपका प्रॉफिट घटा रहे हैं, इसीलिए ये लेस होंगे। ऊपर हमने ऐड किए थे 20 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, यहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट ये रिड्यूस कर रहे हैं। प्लस 150 जो डिविडेंड्स मिले आपको, तो आपको ये पता चल जाएगा कि नेट नेट आपको क्या गेन हुआ। तो ये आपका 4480 आ जाएगा, प्लस 150 के डिविडेंड्स, ये शेयर बेचने में से हमने वो लेस कर दिया आपका 20 रुपीज़। जो शेयर आपने बेचे 150 इंटू 30, उसमें से जब 20 रुपये कम कर दोगे तो 4480 आ जाएगा, प्लस आप 150 कर दो जो आपको डिविडेंड मिला, डिवाइडेड बाय 3770 जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी, -1। अब -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फिर ये 3770 ऊपर चले जाएगा, और वो जब आपके सेल्स प्रोसीड्स में से ये लेस हो जाएगा तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3770 नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो आपको पता चल जाएगा कि 23% का आपको इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, यानी ये आपको इन्वेस्ट करने पे गेन हुआ है 23% का। तो एक अच्छी कैलकुलेशन थी, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। सिंपल रिटर्न हमारी या आरओआई हमारा 23% आ गया। इसको बोला जाता है सिंगल पीरियड रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न, ये नाम है इसके। इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रिटर्न है क्योंकि इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट। पर इस कंप्यूटेशन में ये जो हमने जिस तरीके से रिटर्न निकाली है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इट डज नॉट टेक द पीरियड ओवर विच द रिटर्न वॉज अर्नड इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब आपने जो रिटर्न अर्न की कितने समय में की। अब मैं आपको बोलूँ ये तो मैंने 5 साल में की, दो लोगों को 23% की रिटर्न हो रही है। एक ने 5 ईयर्स में ये काम किया, 5 साल लगे उसको, 25 रुपये का शेयर उसका फिर 30 रुपये का हो गया, उसने बेच दिया। और एक इंसान ने 6 महीने में ये काम किया, तो दोनों को 23% का गेन हुआ है। पर मेरे को ये नहीं बताया गया कि ये कितने पीरियड में हुआ है। आपने कई बार देखा होगा, लोग बोलते हैं कि यार मैंने मकान खरीदा था और मैंने उसको डबल कीमत पे बेच दिया। मैंने खरीदा 50 लाख का था, बेच दिया 1 करोड़ का, और इस पीरियड में उनको ये काम करने में 10-12 साल लगे। तो इसका मतलब उनको कोई 100% का गेन नहीं हुआ है। ऑन एन एवरेज अगर सालाना देखो तो उनको काफ़ी कम गेन हुआ है, क्योंकि उनको 10-12 साल लगे उसको डबल रेट में बेचने के लिए। अब दूसरा आदमी आपको कहता है मैंने यार 1 साल पहले मकान लिया था 50 लाख का, और मैंने अभी 1 महीने पहले उसको 100 लाख का बेच दिया, 1 करोड़ का बेच दिया। इस आदमी को 6 महीने में ये गेन हो गया या 1 साल में ये गेन हो गया, और पहला आदमी जो था उसने 10-12 साल में ये काम किया। तो दोनों की रिटर्न बराबर नहीं है। तो ये इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम हमको क्लियरली समझ आ रही है, दिख रही है कि ये फॉर्मूला आपको 23% बता रहा है, पर ये नहीं बता रहा कितने पीरियड में। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और 23% रिटर्न अर्नड ओवर 1 ईयर इज नॉट द सेम एज a 23% रिटर्न अर्नड ओवर अ लॉन्गर और शॉर्टर इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो आपको टाइम को भी ध्यान देना है। प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। 2 लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने अपने मकान को डबल रेट पे बेच दिया, पर वो दोनों ही मुझे ये नहीं बता रहे कि टाइम पीरियड क्या था। तो इससे मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो रिटर्न इन्होंने अर्न की है इसको एनुअलाइज करके हम एक यूनिफॉर्म पीरियड की रिटर्न निकालेंगे, जो कि 1 ईयर का पीरियड हम लेके चलेंगे। हम कहेंगे इन दोनों लोगों ने पर ईयर क्या अर्न किया, यानी साल में क्या अर्न किया।
चाहे तुमने 2 साल इन्वेस्ट किया हो, 3 साल किया हो, पर मैं साल का देखूंगा कि दोनों लोगों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सालाना क्या रिटर्न उनको मिली। ये जो सालाना रिटर्न हम देखते हैं इसी को हम बोलते हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न। ठीक है, तो फिर अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने ये समझ लिया कि एनुअलाइज करने से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ये कंपैरिजन जो हम नहीं कर पा रहे हैं दो लोगों की रिटर्न्स के बीच में, तो कैसे करेंगे एनुअलाइजेशन। ये जो 23% की रिटर्न थी इसको मैं अपने नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर दूंगा। मान लो ये जो इन्वेस्टमेंट हमने अभी अभी एग्जाम्पल में देखी ये 15 मंथ्स के लिए की गई थी। 15 मंथ्स के लिए उस इंसान ने इन्वेस्ट किया था, ये जो शेयर खरीदे थे, और 23% की रिटर्न आई थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा अच्छा इसमें 15 एक एक महीने के पीरियड है, क्योंकि 15 महीने हैं, तो इसको 15 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर मंथ पता चल जाएगा कि कितना अर्न किए। फिर ये जो मुझे पर मंथ रिटर्न मिल जाएगी इसको मैं क्या करूंगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको सालाना करने के लिए। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में रिटर्न 18.36% पर एनम है, साल की 18.36 है। ऐसे ही मैं अगर इसको किसी और इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ या किसी दूसरे इंसान ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे कंपेयर कर रहा हूँ तो उसकी रिटर्न को भी मैं एनुअलाइज कर दूंगा, फिर कंपेयर करूंगा, क्योंकि उनके पीरियड्स अलग अलग हैं। कोई 15 महीने के लिए कर रहा है, कोई 3 साल के लिए कर रहा है, कोई 6 महीने के लिए कर रहा है। पहले सारी रिटर्न्स को एनुअलाइज कर दो, फिर कंपेयर करो कि किसको ज़्यादा बेटर रिटर्न आई है। पर इस फॉर्मूले में भी एक प्रॉब्लम है, हर फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है, इसमें भी प्रॉब्लम है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडरेशन में नहीं लेता। ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो बीच में कैश फ्लोज मिल रहे हैं, मान लो बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो बीच में कूपन मिल रहे हैं मेरे को, जो कूपन्स हैं उनको मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, घर में अपनी जेब में लेके तो बैठूंगा नहीं। अगर मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ तो मैं उनको ज़रूर किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट में डाल रहा हूँ, तो वो भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। पर उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ उस कैश फ्लो की बात कर रहे हैं कि ठीक है मुझे डिविडेंड मिला, पर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे को उस पर री इन्वेस्टमेंट से क्या मिला। तो टाइम वैल्यू को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो पैसा मेरे को पहले मिल जाता है उसको मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ लंबे समय के लिए, कुछ पैसा मेरे को बाद में मिलता है वो उसको मैं दोबारा उसको भी री इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ों में टाइम वैल्यू को हम इग्नोर कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैगर से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसमें वर्ड आ गया कंपाउंडिंग, इसका मतलब ये आपका जो री इन्वेस्टमेंट है और जो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको कंसिडरेशन में ले रहा है। ये भी एनुअल रेट है पर ये कंपाउंडेड है, तो इसमें कंपाउंडिंग का कंसिडरेशन हमने ले लिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है। अब अगर हम मान के चलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो 15 महीने के लिए नहीं थी, 5 साल के लिए थी, 5 साल के लिए थी, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैगर। पहले हम बोलेंगे हमने इतना इन्वेस्ट किया था 3770, और उसको हमने एक रेट से ग्रो किया। ठीक है, वो रेट हमें अभी पता नहीं है क्या रेट था, क्योंकि वही तो हमें निकालने हैं, और मैंने उसको रेज टू द पावर 5 कर दिया, यानी 5 साल ग्रो किया। और मैंने ये बोला कि मेरे पास 4630 रुपीज़ आ गए। ये कैसे पता चला आपको आपके पास 4630 आएंगे जब ये रेट मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे पास आए है एक्चुअल में, मुझे पता है मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये चीज़ हो चुकी है, मैंने इन्वेस्ट किया था 3770 और मुझे मेरा प्रॉफिट दिख रहे हैं। मुझे ये नहीं पता क्या रिटर्न मैंने अर्न की है, मुझे वो नंबर नहीं पता कि मैंने CAGR क्या अर्न की है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये 3770 को मैंने 5 साल किसी रेट से ग्रो किया है, ये X है, हमें पता नहीं है, और वो 4630 हो गए। अब ये मुझे कैलकुलेट करना है कि इसमें से हमको R निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 3770 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे ले जाऊँगा 4630 पे, तो जब इसका डिवीजन कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.23। अब ये नंबर आ गया 1.23। यहाँ पे आपका रेस टू द पावर 5 है, आपको ये 5 हटाने हैं जो रेस टू द पावर में है। तो जब आप इसको हटाओगे तो आप अंडर रूट लोगे 5 टाइम्स, और फिर आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे R रह गया। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट जब लेंगे तो ये 5
कट जाएगा, और ये 1 राइट हैंड साइड में जाके यहाँ पे आके -1 हो जाएगा ये। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये रूट ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों साइड रूट लिया है, तो यहाँ पे ये रेस टू द पावर, इस रेशियो में जब मैं इसका भी रूट लूंगा तो ये 0.2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.2 क्या है, 1/5 है ये। बेसिकली दोनों तरफ आपने रूट ले लिए, और रूट लेने की वजह से यहाँ पे पावर में 1/5 आ गया, और 1/5 0.2 होता है। तो आपका बना क्या फॉर्मूला, 1.23 रेस टू द पावर 1/5 -1। अब आपको ये सब इसकी मैथ्स में नहीं जाना कि क्या किया हमने, स्क्वायर रूट वगैरह, अगर आपको वो सब नहीं समझ आता उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो आपका फाइनल अमाउंट है, जो आपकी फाइनल वैल्यू है, दैट डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट, ये रेशियो कैलकुलेट करके रेस टू द पावर 1/5, 1/5 0.2 होता है, -1। अगर इतना भी आपको पता है तो आप क्या कर निकाल सकते हो, क्योंकि 5 साल लगे ना इस पैसे को इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में ग्रो होने के लिए। और ये जो फॉर्मूला है अगर आप देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू को जब आप इंटू 1+r रेस टू द पावर 5 करते हो तो फ्यूचर वैल्यू निकल आती है। कैसे, 100 रुपीज़ को मैं ग्रो कर रहा हूँ 10% से, 1.10 रेस टू द पावर 5, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर में, क्या वैल्यू आ जाएगी। इसी फॉर्मूले से हमने कैगर को डिराइव किया है। एक पॉइंट और ध्यान देने वाला ये है कि हमने डिविडेंड्स को टोटली इग्नोर किया है इस एग्जाम्पल में। उसका रीज़न ये है कि मुझे एक्चुअली ये पता नहीं है, एग्जाम्पल में बताया नहीं गया है कि डिविडेंड्स कौन कौन सी डेट को दिए दिए थे कंपनी ने। तो जब मुझे वो डेट ही नहीं पता तो मैं कैसे उन कैश फ्लोज को आगे ले जाऊं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली डिविडेंड मिलेगा। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि कंपनी ने 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिए हैं, पर एग्जाम्पल में लिमिटेशन ये है कि उसमें ये नहीं बताया गया कि वो कौन कौन सी डेट्स को डिविडेंड दिए गए। अगर वो आपको पता है तो फिर आप डिविडेंड्स को भी फ्यूचर में ले जाओगे और आप उनको भी यहाँ पे ऐड करते, इसमें आप मतलब आप उनको भी कंसिडरेशन में लेते। ठीक है, तो हमने अभी डिविडेंड्स को इग्नोर किया। डिविडेंड्स इसमें तो एडेड हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैंने CAGR निकाला है इसमें मैंने डिविडेंड्स को इग्नोर किया है, क्योंकि डिविडेंड्स की डेट मुझे पता नहीं थी। अच्छा, पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि कैगर जो होता है वो आपको किसी भी साल वो रिटर्न एक्चुअल में आती नहीं है। आपने कैगर कैलकुलेट किया, कैगर सिर्फ एक स्मूदेंड रेट है। क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में आपको रिटर्न क्या आती है ना, वो आपको आने के बाद ही पता चलेगा। वो कैसे आपको पता चलेगी, आपकी रिटर्न होती क्या है। आपने मतलब मान लो एक बॉन्ड में पैसा लगाया, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, हर साल बॉन्ड आपको मान लो 0 पे आपने ये किया, फर्स्ट ईयर के एंड में बॉन्ड आपको कुछ कूपन देगा, सेकेंड ईयर के एंड में बॉन्ड आपको कुछ कूपन देगा, थर्ड ईयर के एंड में बॉन्ड आपको कुछ कूपन देगा, प्लस आपको आपके 1000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। अब ये जो कूपन आपको मिल रहे हैं 10 रुपीज़ के मान लो, इनको आप अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि मार्केट में रेट चेंज होता रहता है। मान लो ये कूपन जो आपको मिला, आपने इसको कर दिया 6% पे इन्वेस्ट, दूसरा कूपन जो आपको मिला उसको आप 8% पे इन्वेस्ट कर पाए। तो आपको इन सारे कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, आपकी टोटल फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए। इन सारे कैश फ्लोज को आप बोलोगे अच्छा ये 6% से 2 साल ग्रो किया, ये 8% से 1 साल ग्रो किया, तो मेरे पास टोटल वैल्यू जो भी आ जाएगी वो मेरी फ्यूचर वैल्यू होगी। जब मुझे ये टोटल वैल्यू पता चलेगी तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मुझे रिटर्न आई कितनी। तो इस एग्जाम्पल में वो चीज़ नहीं दी हुई है, आपको ये नहीं बताया गया डिविडेंड मिले कब, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते रिटर्न की। और कैगर का जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि कैगर बेशक एक स्मूथ एंड रेट है,
क्योंकि मान लो एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपसे आपका क्लाइंट पूछ लेता है कि यार मुझे रिटर्न कितनी है, तो आप उसको क्या बोलोगे? सर अब देखो, आपने 1,000 रुपये लगाए थे, फिर आपको कूपन मिला पहले साल के एंड में, उसको हमने 6% से इन्वेस्ट कर दिया, तो उस कूपन पे तो आपको 6% मिला 2 साल। फिर अगले साल आपको फिर से कूपन मिला, और अब वो 10 रुपये जो आपको मिले उसको हमने 8% पे इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए। क्लाइंट कहेगा रुको रुको, मुझे ये बताओ, मेरे को एक रिटर्न बताओ यार कि कितनी मिली, ये क्या बताने लग गए आपकी 8%, 10%। तो क्लाइंट को हमें एक नंबर बताना है जिससे उसको ये समझ आ जाए कि मेरे को एक स्मूथ रेट बताओ जो साल का था, एक नंबर बताओ, 8%, 9%, 10%। तो इसीलिए हम कैगर निकालते हैं ताकि हम एक एनुअल रेट बता पाए कि सर आपको ना ऑन एन एवरेज साल में 9% की रिटर्न आई। ये कैगर है। कैगर आपका वो रेट नहीं है जो आपको हर साल मिल रहा है, क्योंकि हर साल अलग रिटर्न आई होगी इन्वेस्टर, पर हम एक रेट बता रहे हैं जिस रेट से अगर हम उसके इन्वेस्टेड अमाउंट को ग्रो करते तो 5 साल या 3 साल में जो पैसा आज उसको मिला है उसके बराबर फ्यूचर वैल्यू हो जाती है, क्योंकि जो पैसा उस क्लाइंट को मिला है वो तो मिला ही। फिगर है कैगर, क्या है? रिप्रेजेंटेशन फिगर है कैगर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन फिगर है। और आप अपने दिमाग में भी थोड़ा क्लियर होना चाहते हो यार कि एक रेट क्या मिला मुझे, अगर मैं बोलूँ कि एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी वो किस रेट से ग्रो करी है, तो आप बोल सकते हो कि कैगर अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे समझ आ जाएगा। अदरवाइज हर कैश फ्लो अपने अलग रेट से ग्रो करता है, क्योंकि आपको जो डिविडेंड मिलते हैं कंपनी से, अब आप उसको किस रेट पे इन्वेस्ट करते हो वो तो आपके ऊपर है। हाँ। कोई इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है जो बेटर रेट्स नेगोशिएट कर पाए, तो हो हाँ। सकता है वो 10%, 12% पे कूपन्स को इन्वेस्ट कर रहा हो। कोई इन्वेस्टर ऐसा होगा जो हम्म। उतना अच्छा नेगोशिएशन नहीं कर सकता है, छोटा इन्वेस्टर होगा वो 4-5% पे लगा रहा होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, मतलब हर आदमी अलग रेट पे हाँ। इन्वेस्ट करता है। ओके। हाँ, तो कैगर से बस आप ये बता सकते हो कि किस रेट से मैंने अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल को सालाना ग्रो किया होगा कि वो मेरे फ्यूचर वैल्यू के बराबर हो गया, यानी जो कैश मेरे हाथ में इस समय पड़ा है उसके बराबर हो गया। मैंने लगाया था 3,770 और वो 5 साल में 4,660 का हो गया, तो ये किस रेट से ग्रो की है बस। एक्चुअल में क्या रिटर्न आई है वो तो आपको उस साल की देखनी पड़ेगी, क्या रिटर्न आई थी उस साल। हो सकता है किसी साल आपको 8% की रिटर्न आई हो, किसी साल -5% की रिटर्न आई हो, किसी साल 20% की रिटर्न आई हो, पर ऑन एन एवरेज आपको 4.2% की रिटर्न आई है। तो ये होता है कैगर। अभी इतना भी समझना काफ़ी है। अब जो ऊपर हमने एग्जाम्पल किया था उसमें हमने इंटरमीडिएट कैश फ्लोज को इग्नोर किया था जो डिविडेंड्स वगैरह मिल रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि जब मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं, यानी आपको कुछ पीरियोडिक कैश फ्लोज मिल रहे हैं और आप उनको री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं कैगर को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो इसको हम XIRR यूज़ करके एक्सेल में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जब आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं और आप उन सारे कैश फ्लोज को एक्सेल में लिख लो कि कौन सी डेट को कितना कैश फ्लो मिला, अब आप क्या कर निकालोगे, अब सही निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एन इन्वेस्टर बाइज एन इक्विटी शेयर ऑन 31 जुलाई 2011। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए डेट्स आपको सारी पता होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे याद नहीं है कब मिला था। याद नहीं है तो आप रिटर्न सही से नहीं निकाल पाओगे। 31 जुलाई को आपने लिया था, और ये सब आपको ट्रैक तो नहीं करना पड़ता, ये तो आपके पोर्टफोलियो में चीजें दिखती हैं। 150 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹5 ऑन 31 अक्टूबर। ये डिविडेंड भी आपका कैश फ्लो है, इसकी भी डेट आपको नोट करनी पड़ेगी। ₹6 ऑन 31 अक्टूबर, ₹4 ऑन 31 अक्टूबर 2013। ही सेल्स द शेयर ऑन 15 Jan 2014 फॉर ₹165। अब जरूरी नहीं है सारी डेट सेम हो कि अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, कोई भी डेट हो सकती है। जो भी डेट है वो डेट आप एक्सेल में नोट कर लो। व्हाट इज द कैगर ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? हम इसको एक्सेल में देखते हैं। तो एक्सेल में हम क्या करेंगे कि सारी डेट्स पहले हम DDMM YYY के फॉर्मेट में, जैसा कि अंशुल बता रहे थे कि अगर इसको आप DDMM YYY यानी कि जो आपका डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में अगर आप उसको नहीं लेते हो तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। ये एक ड्रॉबैक है
XIRR के फॉर्मूले का। और मैं तो खैर नेचुरली DDMMYY में के फॉर्मेट में ही डालता हूँ डेटा, तो इसलिए मैंने कभी नोट नहीं किया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें आती है फॉर्मूले में। पर जो लोग भी मतलब एक्सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसी फॉर्मेट में डेट को डालें, और जिस दिन आपको जो कैश फ्लो मिला वो उस डेट के सामने आप लिख लें। और अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 31 जुलाई 2011 कैश फ्लो -150, इसका मतलब है कि इस डेट को 150 का मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि हमने माइनस साइन लगाया है। डिविडेंड्स हमको मिले 31 अक्टूबर 2011 में पहला डिविडेंड मिला 5 रुपीज़ का। 31 अक्टूबर को भी डिविडेंड मिला 2012 में 6 रुपीज़ का। फिर ऐसे हमको एक और डिविडेंड मिला 4 रुपीज़ का। ये सब डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 15 जैन को हमने अपनी पोजीशन को सेल कर दिया और हमको 165 रुपीज़ मिले। तो XIRR का फॉर्मूला आप जब यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको इक्वल्स टू लगाना होगा। इक्वल्स टू से ही सारे फॉर्मूले शुरू होते हैं। इक्वल्स टू XIRR टैब वैल्यूज़, तो पहले आप वैल्यूज़ डालेंगे, कैश फ्लो वैल्यूज़ 150 से 165 तक आप सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबा के, कॉमा। अब आपको डेट्स डालनी है 31 जुलाई से, फिर से शिफ्ट डाउन एरो की, डेट्स भी आपने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद और एंटर। डेसिमल में अगर आपका आ रहा है तो आप राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेटिंग में जाके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 8.07%, ये आपका कैगर है। हमने रिटर्न तो देख लिया, अब हमको रिस्क को समझना है। तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप के पास 2 फंड मैनेजर हैं या फंड हाउसेस हैं, ए और बी। ये 2 फंड मैनेजर आपके पास हैं अंशुल, और इनको आप इनको 1 लाख रुपए देते हो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। दोनों को 1-1 लाख रुपए देते हो। पहला फंड मैनेजर जो है वो आपको साल की 20% रिटर्न अर्न करके देता है, और दूसरा फंड मैनेजर जो है 2 लाख कर देता है, यानी डबल कर देता है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फंड मैनेजर बढ़िया है, कौन सा बेटर है। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? मैं तो ये सिलेक्ट करूँगा, आप कौन सा करोगे? जो 1 लाख को 2 लाख में कन्वर्ट कर देता है, मैं उसे करूंगा। उसे करोगे ना आप? तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो, रीजन ये है कि आप ये भूल गए कि रिस्क कितना लिया गया। मैंने वीडियो के बिगिनिंग में ये बात बताई थी कि आप रिटर्न्स को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपको ये पूछना चाहिए कि रिस्क कितना लिया गया था। मान लो ये जो फंड मैनेजर बी है और जो ए था, उसने तो आपका इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, और ये जो बी था इसने घोड़ों की रेस पे पैसा लगाया था। आपके पैसों को इसने घोड़ों की रेस में लगाया था और कुछ क्रिकेट में सट्टे में लगाया था। उसके बाद इसने आपको 2 लाख रुपए करके दिया। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो हो सकता था आप रिटर्न ऑन कैपिटल को तो भूल जाओ, ये भी सिचुएशन आ सकती थी कि आपको अपना कैपिटल वापस भी नहीं मिलता, यानी आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल भी नहीं होता। ये भी सिचुएशन आ सकती थी। इसीलिए कभी भी आप ऐसे नंबर से कोई बोले 1 का 2 कर दूंगा, 1 का 3 कर दूंगा 6 महीने में, 3 महीने में, तो आप ऐसे इंसान को पैसा अपना बिल्कुल भी ना दें। और अगर दे रहे हैं तो फिर आप ये ज़रूर देख लें कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि आप रिटर्न तो छोड़ो, आपको पहले आपका कैपिटल वापस मिलना चाहिए। वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, कैपिटल को सेफ रखना। सारी इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन उनका नेचर अलग हो सकता है रिस्क का, और उस रिस्क का एक्सटेंट यानी कि कितना लॉस आपको हो सकता है, इनमें डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट का नेचर ऑफ रिस्क और एक्सटेंट ऑफ रिस्क अलग अलग होता है। तो आपको, क्योंकि आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते लाइफ में,
आपको रिस्क हर जगह पे मिलेगा। तो जब आप किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, उसका नेचर समझ सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, ताकि आप उसको बेटर मैनेज कर पाओ। तो हम ये तो समझ गए कि रिस्क अनअवॉइडेबल है। क्यों अनअवॉइडेबल है ये हम सबको पता है, हर जगह पे रिस्क है। कोई भी काम आप शुरू करते हो, बिजनेस शुरू करते हो सकता है बिजनेस चले ना चले, रिस्क है। मान लो आपका सब कुछ अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, पर कोविड हो जाता है, एक प्रॉब्लम कोविड की आ जाती है, तो वो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, या फिर उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो हर जगह पे रिस्क है, आपको उसको मेजर करना आना चाहिए ताकि आप उसको मैनेज कर पाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार इक्विटीज में बहुत रिस्क है, म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन, फंड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और रिस्क को मेजर करना नहीं जानते, ये सब चीज़ें नहीं जानते, तो उनको लगता है ये ज़्यादा रिस्की है। तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो कहते हैं यार मैं रिटायरमेंट की नहीं सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मान लो मैं 20 साल, 25 साल या 30 साल जिंदा रहूँगा, 60 ईयर्स पे रिटायर होके। 30 साल में चाहे मुझे खर्चे पूरे पड़े या ना पड़े, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस समय इन्फ्लेशन क्या होगा, कितने पैसों की मुझे ज़रूरत होगी, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या होंगे, इन सब को मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं ले सकता जो मुझे आज लेना चाहिए 20 ईयर्स की एज में या 30 ईयर्स की एज में। तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ, भूल जाता हूँ कि रिस्क होता भी है। मेजर करना तो छोड़ो, क्योंकि मेजर करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब वो रिटायर हो जाएगा बंदा, तो उसके पास इनसफिशिएंसी होगी फंड्स की। अब तो ये तो श्योर शॉट डेथ है, ये श्योर शॉट डेथ है। मैं 100% सर्टेनिटी से बोल सकता हूँ, अगर उसको इनसफिशिएंसी हुई और उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है, तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा। यहाँ तो 100% सर्टेनिटी है फेलियर की। पहले केस में तो फिर भी प्रोबेबिलिटी थी कि इक्विटी से वो रिटर्न भी जनरेट कर लेता, उसके पास फंड्स सफिशिएंट भी होते, और वो वेल्थ भी शायद जनरेट कर लेता। लेकिन क्योंकि वो ये सब काम नहीं करना चाहता था, तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो रेडी हो गया कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे शायद एक्सपेंसेस इनसफिशिएंट हों, पर मैं आई एम अनविलिंग टू टेक एनी रिस्क। या तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता मैं, या मैं अपने कैपिटल को लूज़ नहीं करना चाहता। तो अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर उसको इनसफिशिएंसी को फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे सर्टेन फेलियर है। तो अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक ऑप्शन है जहाँ सर्टेन फेलियर है, 100% सर्टेनिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि आप लाइफ में अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे और आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास फंड्स नहीं होंगे। या दूसरा ऑप्शन दिया जाए जहाँ आपके पास चांस है कि आप सफिशिएंट रिटर्न्स तो जनरेट कर ही लोगे, प्लस आप हो सकता है वेल्दी भी हो जाओ। तो मेरे ख्याल से हमको रिस्क फिर लेना चाहिए। मार्क जकरबर्ग ने भी कहा है कि द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप रिस्क ही नहीं लेते हो, वही सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये इस टॉपिक का जिस्ट है। अब जब हम रिस्क को समझ चुके हैं कि ठीक है रिस्क होता है और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो पहले हम ये जानें कि रिस्क का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी है। तो और रिस्क बना किन किन कंपोनेंट्स से रिस्क बने। तो जिसे हम रिस्क कहते हैं, वो पहला होता है, उसका पहला पार्ट है अनसर्टेनिटी। यानी अनसर्टेनिटी, मुझे पता नहीं है कि क्या रिटर्न मुझे मिलेगी, या मेरे पैसे का क्या होगा। ये रिस्क का एक कंपोनेंट है। वॉलेटिलिटी, ठीक है मुझे ये पता है कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगी, पर वो बहुत वॉलेटाइल है, मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। मैं 5% सोच रहा था, वो -50% रिटर्न निकली, या मैं 10% सोच रहा था, 70% रिटर्न आ गई। दोनों ही केस में आपको थोड़ा सा आपको टेंशन होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये भी बोलूँ मैंने आपको प्रॉमिस किया था 5% रिटर्न और आपको दे रहा हूँ 70, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्क कहीं उस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा तो नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और लॉस, यानी मेरा कैपिटल ही मुझे वापस नहीं मिला, रिटर्न तो छोड़ दो, अब वो कैपिटल भी मेरे पास नहीं है।
तो ये रिस्क का नेचर है, ये रिस्क के कंपोनेंट्स हैं, और जिसको हम रिस्क बोलते हैं वो ये तीन चीज़ों से बने हैं, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी और लॉस। तो पहला रिस्क हमारा है इन्फ्लेशन रिस्क। अब ये जो हमने ऊपर तीन कंपोनेंट्स रिस्क के डिस्कस किए थे, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी, हमने जाना था रिस्क हम बोलते किसको है, रिस्क बना किन चीज़ों से। अब रिस्क अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। तो एक फॉर्म जैसे उसका इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, आपको बेसिकली जो भी रिटर्न आप अर्न कर रहे हो, इन्फ्लेशन उस रिटर्न को खा रहे हैं, उसको कम कर दे रहे हैं। तो मान लो आप 10% की रिटर्न अर्न कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट में और इन्फ्लेशन 8% है, तो एक्चुअल में जो आपको रियल रिटर्न मिल रही है वो खाली 2% की है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ना 8% से। तो आपको बेसिकली 10% आपने कमाया था और 8% आपका महंगाई की वजह से ख़त्म हो गया, उसमें से चीज़ें ही महंगी हो गई, तो एक्चुअल रिटर्न आपकी 2% बनी। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। अब अक्सर होता क्या है कि जब हम अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे को रखते हैं तो हम सोचते हैं हम कोई रिस्क नहीं ले रहे, पर मैंने बताया आपको तभी आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आप जब सेविंग्स अकाउंट में पैसे को रखते हो तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। आप अपनी अपने लॉकर में पैसे को रख दो और आप सोचो कि ये पैसा बहुत सेफ है। अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकर में रख दिया, लॉक कर दिया, तो जो हमने कैश वहाँ रखा है या जो गोल्ड रखा है वो सेफ है। गोल्ड तो नहीं, खैर गोल्ड को तो क्योंकि कमोडिटी है वो तो इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ जाएगा, लेकिन कैश के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अगर आपने उसको सेफ में भी रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू डे बाय डे कम हो रही है इन्फ्लेशन के रेट से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आशा हैज़ इन्वेस्टेड अ लमसम in bank fixed deposits that yield her about rupees 5,000 पर मंथ। पर मंथ आशा को 5,000 रुपीज मिलते हैं। इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्राइस 10% से बढ़ रहे हैं। आशा को ये जो 5,000 रुपये मिलते हैं इससे ये अपना खर्चा चलाती है घर का, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़रूरी इनकम है और वो 5,000 उसको हर महीने मिलनी चाहिए, वरना उस महीने घर का खर्चा नहीं चलेगा। पर अगर इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है तो आशा को फिर 5,000 रुपीज़ की नहीं 5,500 की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं। जो सामान पहले 5,000 रुपये में आ रहा था अब वो 5,500 रुपये का आ रहा है, तो उसको 500 रुपये और चाहिए। अब उसके लिए या तो वो अपनी इनकम बढ़ा ले या फिर वो किसी बेटर इन्वेस्टमेंट में पैसे को लगाए एफडी के बजाय, जहाँ पे वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो उसको 5,500 तो चाहिए ही। तो इसीलिए हम ये समझें कि अगर हम एफडी में लगा के खुश हो रहे हैं कि हमारा पैसा सेफ है और हम 5% 6% कमा के हैप्पी हैं, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पैसे की वैल्यू कम हो रही है, और फिर आपको इसीलिए आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए पैसे को जहाँ पे एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाओ। मान लो आपको बॉन्ड से कूपन्स मिल रहे हैं 8% में, ये फिक्स्ड है, और जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती है उसमें इन्फ्लेशन का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वो अमाउंट फिक्स्ड है। मान लो 5,000 रुपये आपका खर्चा है महीने का और 5,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, पर इन्फ्लेशन फिक्स्ड नहीं है, वो रिटर्न फिक्स्ड है जो आपको मिल रही है। तो अगर कूपन आपको 8% का मिल रहा है और इन्फ्लेशन 7% है, तो आप बोल सकते हो कि आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न खाली 1% का है। और अगर इन्फ्लेशन 2% और बढ़ जाए यानी कि 9% हो जाए तो आपकी रियल रिटर्न नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि अब जो आपका सेफ में, एफडी में या बॉन्ड्स में पैसा पड़ा है वो हर साल -2% से रिड्यूस होने लग जाएगा। इक्विटीज़ में इन्फ्लेशन का जो रिस्क होता है वो कम होता है। उसका रीज़न ये है कि बिजनेसेस जो हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं इन्फ्लेशन के साथ। वो अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस, अगर उनके पास प्राइसिंग पावर है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस को वो इंक्रीज़ कर देते हैं, और कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सब कुछ ऑलमोस्ट पहले के लेवल्स पे ही रहता है, या कई बार कंपनी और प्रॉफिटेबल भी हो जाती है अगर वो अपने प्राइसेस को सही तरीके से एडजस्ट करे तो इससे क्या होता है, जो कंपनी और प्रॉफिटेबल दिखने लगती है बुक्स में, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, रेवेन्यू बढ़ गया, तो कंपनी जब प्रॉफिटेबल दिखती है
बुक्स में, तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर चले जाते। ठीक है, तो इसीलिए इक्विटीज जो है वो, उन पे इस रिस्क का इम्पैक्ट कम होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आया था। कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट था लगातार कई सालों से बढ़ रहा था, और वो पीक किया 2016 ऑनवर्ड्स, और इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे हो गया 65,370%। इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इतना बड़ा नंबर अगर आप इन्फ्लेशन का देख रहे हैं, नॉर्मली इन्फ्लेशन आप 6%, 5%, 4% ऐसा सुनते हैं, और इतना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 65,370, ये हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन। प्राइसेस जो थे वो गुड्स और सर्विसेज के 654 टाइम्स इंक्रीज हो गए, 654 टाइम्स 2018 में। बॉन्ड इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टेड थे, उन सबको सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए, और उनकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी, जितना भी पैसा उन्होंने लगा रखा था, इट बिकेम ऑलमोस्ट वर्थलेस। वो वर्थलेस हो गया, यानी उनके पास कुछ नहीं बचा। पर कैराकास स्टॉक एक्सचेंज जो था वेनेजुएला का, उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ गई। यानी कि बिजनेसेस ने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने गुड्स के प्राइसेस बढ़ा दिए। कोई बिजनेस सस्ते में थोड़ी सामान बेचेगा, जितने की उसको कॉस्ट पड़ रही है वो कंज्यूमर्स को फॉरवर्ड कर देगा। तो बिजनेसेस और प्रॉफिटेबल हो गए, और स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक्स थे उनकी वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ गई। तो इससे हमको समझ आता है कि इन्फ्लेशन का रिस्क फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में ज़्यादा है। अगला तरह का जो हमारा रिस्क है अंशुल, वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये क्या होता है, हम पहले भी कई बार जो पिछले चैप्टर्स के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे उनमें हमने ये पॉइंट को समझा था। आपने एक बॉन्ड ले रखा है, आप एक बॉन्ड में इन्वेस्टेड हो, और वो आपको 8% का मान लो कूपन दे रहे हैं। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये कूपन फिक्स्ड रहेगा बॉन्ड की मैच्योरिटी तक। हमें पता है कि आरबीआई रेट्स को चेंज करता है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इकोनॉमी को अगर उन्होंने स्लो करना है तो रेट्स को वो बढ़ा देंगे, और अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो रेट्स को वो रिड्यूस कर देते हैं। और सारे रेट्स बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं वो उन रेट्स के हिसाब से जो आरबीआई ने सेट किए, वो भी अपने रेट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आरबीआई ने रेट्स को बढ़ा दिए तो जो नए बॉन्ड्स इशू होंगे वो भी बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे इशू होंगे। अब वो नए बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे इशू होंगे, मान लो पॉलिसी रेट्स राइज हो गए और इंटरेस्ट रेट मार्केट में 10% हो गया, यानी नए बॉन्ड्स 10% पे इशू हो रहे हैं। तो आपका बॉन्ड तो आपको खाली 8% दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इसके प्राइस पे इम्पैक्ट? आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कम, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न दे रहे हैं, तो आपके प्राइसेस जो हैं बॉन्ड के फॉल हो जाएंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड के प्राइसेस में। ठीक है, ये पॉइंट हमको ध्यान देने। इफ इंटरेस्ट रेट्स फॉल और आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, बॉन्ड प्राइसेस गो अप। इफ इंटरेस्ट rates rise or are expected to rise, bond prices decline। अब हमको ये भी समझना है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पे नहीं होता, इसका इन्वेस्टमेंट जो हमने इक्विटी में कर रखी है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। इसको समझते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हमने इंक्रीज कर दिया, तो आपको पता है कि जब हम किसी भी कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आते हैं, तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसको डिस्काउंट करते हैं, एफसीएफएफ। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केडी भी एक कंपोनेंट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की जो कॉस्ट है। तो अगर डेट की कॉस्ट बढ़ गई है, यानी कंपनी जो पैसा उठा रही है बाजार से डेट की फॉर्म में, उस पर उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स चेंज कर दी है, बढ़ा दी हैं। तो अब जो आप डिस्काउंटिंग करोगे बड़े रेट से करोगे, तो जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, वो कम आएगी। तो मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टर से बात समझ जाते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और वो फिर जो वैल्यूएशन होती है उनकी चेंज हो जाती है, और मार्केट में जो इक्विटी में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके पोर्टफोलियो वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाती है। एक रीज़न और है
कि मार्केट में क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, यानी इक्विटी मार्केट में क्यों इम्पैक्ट पड़ता है। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट जब राइज हो जाते हैं तो लोग बोरोइंग कम करने लग जाते हैं। तो बोरोइंग अगर वो कम करने लग जाते हैं तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है नहीं जिससे वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो फंड्स की कमी की वजह से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए पर ऊपर नहीं जा पाता है। तो जब फंड्स कम होंगे, पैसा जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें फ्लो करेगा नहीं तो प्राइसेस जो हैं वो राइज होंगे नहीं। तो ये भी एक रीज़न है कि प्राइसेस डाउन चले जाते हैं क्योंकि फंड्स की कमी हो जाती है। फिर है बिजनेस रिस्क। ये क्या होता है, हर बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क होता है जिसको ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं, जो ऑपरेशंस का रिस्क है, यानी उस बिजनेस को रन करने का रिस्क है। जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स राइज हो सकती है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ सकती है, हो सकता है एम्प्लॉयज़ ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। ये बिजनेस का अपना खुद का रिस्क है, इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी कॉस्ट बढ़ गई मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सब तरह के जो रिस्क हैं इनको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। अब आप इन रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करो। किसी एक इंडस्ट्री की कंपनी में मत इन्वेस्ट करो, या अगर एक इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करो। थ्रू डाइवर्सिफिकेशन आप इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि अगर एक कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने काफ़ी सारी मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपके पोर्टफोलियो पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर है हमारा मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क हमारा क्या होता है, देखो अभी हमने बिजनेस रिस्क समझ लिया। बिजनेस रिस्क जो था वो एक बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट रिस्क जो है वो एज अ होल सारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ये बड़ा रिस्क है और ये अक्सर बिजनेसेस के कंट्रोल में नहीं होता, ये बाहर से आता है रिस्क। और ये रिस्क होता क्या है कि जो भी एसेट आप होल्ड कर रहे हो, मान लो इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहे हो या कोई एसेट होल्ड कर रहे हो, उसका जो प्राइस है मार्केट में वो एडवर्सली मूव करता है। इसका मतलब जितने का आपने लिया था उससे कम में शायद अब आप बेच पाओ। अगर आप कोई एसेट खरीदते हो यही सोचते हो ऊपर जाएगा, पर प्राइस जो है वो मार्केट में एडवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, यानी उल्टी दिशा में मूव करता है और आपके पोर्टफोलियो में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ता है या प्राइसेस क्यों एडवर्सली मूव करते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं किसी भी एसेट के, जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते हैं, वो सेंसिटिव होती है इन मार्केट इन्फॉर्मेशन की। यानी अगर किस तरह के मार्केट इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं तो आप देखोगे प्राइसेस एडजस्ट करने लग जाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो आपको मैंने बताया इक्विटी के प्राइसेस रिड्यूस होने लग जाएंगे, क्योंकि वही डिस्काउंटिंग का जो रीज़न हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो आपकी कंपनीज हैं उनको क्या रिस्क होता है कि अगर जब भी आप ये देखोगे कि अप्रिसिएशन हो गया है करेंसी में, तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनके प्राइस जो है वो फॉल हो जाते हैं। ये आपके लिए एज एन इन्वेस्टर करेंसी रिस्क है। अब क्यों फॉल हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की जो अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं वो जो है रिड्यूस हो जाती हैं। जैसा कि अब हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन क्यों रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि देखो पहले वो जो इम्पोर्टर था, जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स से गुड्स खरीद रहा था, उसके बदले उसको जो पेमेंट करनी पड़ रही थी वो कम थी। पर जब अब करेंसी एक्सचेंज रेट हमारे फेवर में चला गया, यानी आईएनआर अप्रिशिएट हो गया और वो जो भी करेंसी उनकी थी वो डिप्रिशिएट हो गई, तो अब वो न्यू ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को नहीं देंगे, क्योंकि अब उनको सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज महंगी पड़ रही हैं, है ना। जैसे इसको इस एग्जांपल से जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर मैं आईफोन ख़रीदना चाहता हूँ और मैं आईफोन का इम्पोर्टर हूँ, यूएस से ख़रीदना चाहता हूँ, तो यूएस को मैं उस आईफोन के बदले 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ। जो भी कन्वर्जन वैल्यू है वो डॉलर्स में, मेरे को पता है आईफोन का जो भी $1200 $1300 प्राइस है, मैं वो उनको पे करूँगा और उसके लिए मैंने कुछ अपना यहाँ पे सेविंग्स की हुई है। अब अगर करेंसी जो है हमारी वो डिप्रिशिएट हो जाती है तो मुझे अब ज़्यादा आईएनआर चाहिए, वो सेम अमाउंट $1200 $1300 जो भी है वो पे करने के लिए।
क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, यानी मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, उनकी अप्रिशिएट हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा? और वो लोग कौन थे? वो लोग एक्सपोर्टर थे। यूएस की जो कंपनी है वो एक्सपोर्टर है, वो मुझे आईफोन बेच रही थी। पर अब मैं आईफोन नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास या तो पैसा ही नहीं है उतना, या मैं और पैसा देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, उनकी अप्रिशिएट हो गई। तो ये उनके रेवेन्यू के लिए अच्छा नहीं है। उसी तरीके से हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छा नहीं है कि हमारा जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, इंडियन इंडियन आईएनआर अप्रिशिएट हो जाए यूएस डॉलर के अगेंस्ट, ये उनको पसंद नहीं आएगा अगर वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं तो ये एक्सचेंज रेट रिस्क है, करेंसी रिस्क है। और इन्वेस्टर्स अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं तो उनको भी इस रिस्क से एक्सपोजर है। लेकिन एक पॉइंट इसमें जो ध्यान देना है वो ये है कि मार्केट रिस्क जो है वो सिर्फ तभी इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट डालता है जब ट्रांजेक्शन्स करंट एप्लीकेबल प्राइसेस पे होते हैं। यानी कि अगर आप मार्केट में जाके कोई चीज़ बेच सकते हो तब तो उसके प्राइस के एडवर्स मूवमेंट से आपको फर्क पड़ रहा है। पर अगर आप किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में हो जिसको आप बेच ही नहीं सकते, या मैच्योरिटी के बाद आपको आपके फंड्स लौटा दिए जाएंगे, पर इन बिटवीन उसको आप किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी किसी दूसरी पार्टी को आप सेल नहीं कर सकते, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है उनमें आपको क्या लेना प्राइसेस से। तो जिन इन्वेस्टमेंट्स में आपको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको मार्केट में जाके नहीं बेच सकते, उनमें आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस मार्केट रिस्क का। ओके। ठीक है। किन में आपको इम्पैक्ट पड़ता है? इक्विटी हो गई, इक्विटी आप बेच सकते हो मार्केट में, बॉन्ड्स आप बेच सकते हो, गोल्ड आप बेच सकते हो, रियल एस्टेट आप बेच सकते हो। ठीक है। किसी और को जो भी आप एसेट बेच सकते हो उसमें ये मार्केट रिस्क होता है, क्योंकि उसमें प्राइसेस चेंज होने पे आप ज़्यादा का या कम का बेच पाओगे उसको। तो लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट कैसे ऐसी हैं जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, ये तो आपको गवर्नमेंट से ही अपने पैसे वापस लेने। ये जो सेविंग स्कीम्स में आपने डाला है पैसा, ये तो एक स्कीम के अकॉर्डिंग आपको उतनी अमाउंट वो फ्यूचर में दे देंगे। इसको आप अपनी सेविंग स्कीम को जाके किसी और को बेच तो सकते नहीं हो, किसी थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पे आपका कोई मार्केट रिस्क नहीं रहेगा। यानी कि जब भी आप मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो तो आप पे प्राइसेस का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्राइसेस का इम्पैक्ट तभी आता है जब आपको लिक्विडिटी चाहिए, आप किसी और को बेचना चाहते हो। आपने एक मोटरसाइकिल ली, ठीक है, जिसको आप पूरी जिंदगी रखोगे अपने पास, कभी नहीं बेचोगे, 100 ईयर्स आप रखने वाले हो और वही बाइक चलाओगे। अगर आपको इसको बेचना ही नहीं है तो मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है आपको क्या लेना देना उससे? आपको कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उस एसेट को यूज करने के लिए लिया है और आप उसको उसकी मैच्योरिटी तक या लाइफ टाइम होल्ड करोगे। तो आपको बाजार में लोग किस रेट पे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपको इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर है हमारा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है कि आपने किसी को पैसा दिया लोन पे और वो आदमी आपको इंटरेस्ट ना दे, या फिर आपको आपका जो प्रिंसिपल आपने दिया था उसको वो लौटाए ना। तो ये क्रेडिट रिस्क होता है। आप कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सोचते हो मुझे कूपन मिलेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट्स मिलेंगी, प्लस मेरा प्रिंसिपल एक दिन मेरे को लौटाया जाएगा। पर ये जो रिस्क है कि कंपनी वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स नहीं कर पाएगी और वो आपको आपका प्रिंसिपल नहीं लौटा पाएगी, इसी को हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। और क्रेडिट रिस्क जो है वो डायनेमिक है, हमेशा सेम नहीं रहता। कोई कंपनी अभी कम रिस्क की हो सकती है, उसमें क्रेडिट रिस्क कम हो सकता है, पर हो सकता है कि उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए या मार्केट में जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो चेंज हो जाए, तो वो कंपनी हो सकता है उसका क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो जाए। इसीलिए आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है, हमेशा देखते रहना पड़ता है कि अभी क्या क्रेडिट रिस्क है। और वो आप कैसे देखते हो? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो हर बॉन्ड की क्रेडिट इवैल्यूएशन करती हैं, क्रेडिट रिस्क का इवैल्यूएशन करती हैं और एक रेटिंग देती हैं। तो जैसे सबसे अच्छी रेटिंग जो होती है वो AAA होती है, या हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। इसका मतलब कि ये AAA बॉन्ड जो है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट का गोल्ड बॉन्ड आता है AAA रेटेड होता है, वो हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी का है, यानी उसमें डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, मतलब ना के बराबर ही है डिफॉल्ट रिस्क। तो सबसे हाईएस्ट रेटेड जो होता है वो AAA होता है। फिर ऐसे आप लोअर जाते जाओगे, BBB नीचे जाओगे तो आपकी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग कम होती जाएगी। अब वो तो पूरी लंबी लिस्ट होती है,
कि कौन सी से कौन सी रेटिंग तक आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड हैं, फिर बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड हैं, वो हमको यहाँ पे पेपर में ज़रूरी नहीं है। पर ट्रिपल ए आपका बेस्ट क्वालिटी है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, और फिर नीचे जाते जाओगे तो कम होती जाएगी क्रेडिट वर्दीनेस। तो आप देखें, आप जो जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्रेडिट रिस्क क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है। लोअर क्रेडिट रेटिंग, लोअर क्रेडिट रेटिंग का मतलब हायर क्रेडिट रिस्क, हायर क्रेडिट रेटिंग इसका मतलब लोअर क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी इन एन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब आप एग्जिट करना चाह रहे हो अपनी पोजीशन से, आपने कोई एसेट खरीदी थी, आज आप उसको बेचना चाह रहे हो, पर आप बेच नहीं पा रहे हो क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, कोई बायर नहीं है। तो जब काफ़ी कम नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं किसी मार्केट में, तो वहाँ लिक्विडिटी रिस्क होता है। मार्केट में एज अ होल कम बायर्स या सेलर्स हैं, या फिर जो एसेट आपने ले रखी है उसका कोई बायर आपको अब नहीं मिल रहा है, आप उसको सेल करना चाह रहे हो पर बायर नहीं मिल रहा, क्योंकि शायद उस एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, या पहले लोग उसको वैल्यूएबल परसीव करते थे, या आप उसको वैल्यूएबल परसीव करके सोच के आपने खरीद ली वो, लेकिन दूसरे लोग अग्री नहीं करते आपसे, वो खरीदने के लिए रेडी नहीं है। इससे होता क्या है, अगर इलिक्विडिटी होती है तो कई बार क्या होता है, उस एसेट को बेचने के लिए जब आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको उस आपने जिस रेट पे खरीदा था या जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी एसेट की, उससे भी कम में बेचना पड़ता है। तो कई बार इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे भी कम में। क्यों? क्योंकि हमको पैसों की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, एसजीबीज, ये इसका बिड प्राइस है और ये इसका आस्क प्राइस है, यानी सेलर 4974.99 का इसको बेचना चाहता है और वो दो क्वांटिटी बेचना चाहता है। पहले तो आप ये देखो क्वांटिटी कितनी कम है, सेलर दो ही बेचना चाहते हैं, बायर उसमें से भी बोल रहा है मैं एक ही खरीदना चाहता हूँ, और वो भी इस रेट पे नहीं खरीद रहा जो सेलर मांग रहा है, वो बोल रहा है मैं 4887 का खरीदूँ। इसका मतलब अगर इस इंसान को इमिडिएटली अभी पैसों की ज़रूरत है, उसको चाहिए यहाँ से जो 10,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, अगर वो चाहिए तो उसको फिर बायर के साथ अग्री करना पड़ेगा, उसको मार्केट ऑर्डर डाल के ये बायर की बेस्ट बिड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसको फिर जो उसने सोचा था उससे कम मिला, जितने का वो सेल करने की सोच रहा था उससे कम मिला, इसी को लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस है, अगर आप नोट करो, जो बेस्ट बिड और बेस्ट आस्क प्राइस का डिफरेंस है वो 80 रुपीज का है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, इतना बड़ा स्प्रेड नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि ये स्प्रेड छोटा, मतलब 1 रुपए 2 रुपए का डिफरेंस हो तो समझ आता है, लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी सेलर जो सोच रहा है उससे भी 80 रुपीज कम में अब उसको बेचना पड़ेगा अगर वो इमीडिएटली इस पोजीशन को एग्जिट करना चाहता है। तो यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मकान भी आपने देखा होगा, जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो भी इलिक्विड है, सिक्योरिटी मार्केट की तरह लिक्विड नहीं है, नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स कम होते हैं। आप मकान को बेचना चाह रहे हो, मान लो आपका मकान 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का है, आप बेचना चाह रहे हो, तो आप कितनी तो पहले कमीशन दोगे ब्रोकर को। ठीक है, फिर काफ़ी सारे दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं, बायर मिलता मुश्किल से है खरीदने के लिए, आप सेल करना चाह रहे हो तो ये सब क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्यों है उस मार्केट में, प्रॉपर्टीज़ के मार्केट में? क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी है, नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स कम है। अब कॉल रिस्क क्या होता है? ये कॉल रिस्क उन्हीं बॉन्ड्स में होता है जो कॉलेबल होते हैं, पहली बात, यानी जिनमें कॉलिंग फीचर होता है, एम्बेडेड होता है। और कॉल रिस्क होता क्या है? देखो, एज एन इन्वेस्टर आप क्या सोचते हो कि यार मैं एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे कुछ खर्चे हैं, मेरे को कुछ इनकम आएगी, उस इनकम से मैं इन खर्चों को पे करूँगा। पर अगर कंपनी ने अपने बॉन्ड में कॉल फीचर डाला हुआ था, कॉल ऑप्शन डाला हुआ था कि मैं अपने बॉन्ड को वापस बुला सकती हूँ, कॉल बैक कर सकती हूँ, तो कंपनी अगर कॉल बैक कर देती है तो अब आपके खर्चे तो वहीं के वहीं खड़े हैं, पर आपकी इनकम रुक गई क्योंकि कंपनी ने अपना बॉन्ड वापस बुला लिया, आपको आपका पैसा लौटा दिया। तो ये इन्वेस्टरों को जो रिस्क होता है इसको कॉल रिस्क बोला जाता है, जिन बॉन्ड्स में कॉल ऑप्शन होता है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, ये पहले तो पता होना चाहिए कि ये किसके फेवर में है, कॉल कॉल ऑप्शन किसके फेवर में होता है, इन्वेस्टर के फेवर में होता है या इशूअर के फेवर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
ईश्वर की। हाँ, इशूअर के फेवर में। क्यों इशूअर के फेवर में? इसलिए है क्योंकि इशूअर कह रहा है कि यार हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है, और हम्म, इन्वेस्टर को हम जो है वो इतना पैसा हर साल पे करते हैं। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गए कम, तो अगर हम नया बॉन्ड इशू कर दें उस पर हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, पर इनको हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो कॉल कर लेते हैं अपने बॉन्ड को। तो ये इशूअर के फेवर में होता है। दूसरी बात यह है कि कब ये बॉन्ड कॉल बैक किया जाएगा? जब मार्केट में, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, कब कॉल बैक करेगी कंपनी? अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो कंपनी कभी भी कॉल बैक नहीं करेगी, क्योंकि नया लोन जो वो लेगी, नया डेट जो इशू करेगी वो ज़्यादा रेट पे होगा। वो तब कॉल बैक कॉल को एक्सरसाइज करेगी, कॉल ऑप्शन को, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे होंगे। तो ये दो तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो बुक में है, पर एक मैंने आपको वैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी। बुक में जो क्वेश्चन है वो यही है कि कॉल कब करेगा इशूअर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहे हैं। फिर है आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी और आपको उससे कैश फ्लोज मिल रहे थे, कूपन्स मिल रहे थे, और आपने अपनी प्लानिंग की हुई थी कि अच्छा मैं इसको, ये जो कैश फ्लोज है इनको री इन्वेस्ट कर दूंगा और इस रेट पे कर दूंगा और मुझे फाइनली ये रिटर्न मिल जाएगी। आपने अपने दिमाग में कुछ सोच रखा था, जो कि आपका परसेप्शन था कि मेरे को इतनी रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाए या आपको कोई री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ना मिले, कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना मिले जहां आप री इन्वेस्ट कर पाओ, जो भी रीजन हो, आपकी रिटर्न फिर कम हो जाएगी। इसी को री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोला जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो अब जो आप कैश फ्लोज को इन्वेस्ट करोगे वो कम रेट पे करोगे, और आपने जो दिमाग में सोच रखा था कि मैं इतनी रिटर्न अर्न करूंगा, अब वो आप अर्न नहीं कर पाओगे। इसको री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोला जाता है। यानी कि आप लोअर रिटर्न अर्न करोगे एज कंपेयर टू जो आपने ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट किया था। मान लो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आप ने 10% पे की थी, और अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, अब जो कैश फ्लोज आपको मिल रहे हैं बीच बीच में, जितनी भी अमाउंट के वो हैं, अब आप उनको 5%, 6% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो फाइनल रिटर्न आएगी वो मैं ये बता सकता हूँ कि 10% से कम होगी। अगर आपने 10% सोचा था कि इनिशियली मैं कमा लूंगा इस इन्वेस्टमेंट से, अब आप 10% नहीं कमा पाओगे। अब हो सकता है अब ऐसा कमाओ 7%, ऐसा कुछ नेट नेट कमा लो। ये तो बिल्कुल ही समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअल में तो कैलकुलेशंस करके देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट कर दोगे। पर ये याद रखें कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो आपका प्राइस रिस्क जो है, मार्केट रिस्क जो है, वो इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट जब घट रहे हैं तब आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क इंक्रीज हो रहा है। देखो, दोनों तरह का रिस्क हमेशा बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। अगर मैं ये बोलूं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से री इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिड्यूस हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो एक दूसरे तरह का रिस्क बढ़ रहा है जो कि उस बॉन्ड के प्राइस का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो बढ़ रहा है। लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप यही कर सकते हो कि आप बोलो कि मैंने तो मेच्योरिटी तक होल्ड करने के लिए ये बॉन्ड खरीदा था, और मुझे तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि इंटरेस्ट रेट कम ना हो, क्योंकि कम होने में मेरे को री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है। कि अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो तब आपको सिर्फ इसी बात की प्रॉब्लम है कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क ना हो उसमें। इसी चीज़ पे आप ध्यान दोगे कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क ना हो। लेकिन अगर आप उसको बीच में बेचने की सोच रहे हो तब आपको फिर प्राइस रिस्क से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि यार ये प्राइसेस ना कम हो जाएं, क्योंकि जब मैं बेचूंगा तो मुझे कम प्राइस मिलेगा। तो डिपेंड करता है किस रिस्क से आपको कैसा, आप एक्सपोज हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो। इफ इंटरेस्ट रेट्स फॉल, री इन्वेस्टमेंट रिस्क इंक्रीजेस। अभी हमने देख लिया कि क्योंकि मैं कैश फ्लोज को कम रेट पे इन्वेस्ट कर पाऊंगा। एक तरीका है जिससे आप थोड़ा सा ये रिस्क कम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, क्यूमुलेटिव ऑप्शन चूज कर सकते हो। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि जो इशूअर होता है वो आपका इंटरेस्ट सेम रेट पे री इन्वेस्ट करता रहता है खुद ही। वो कहता है कि मैं आपको इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, उसको क्यूमुलेट कर लूंगा, उस पर मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क एलिमिनेट हो गया ना, कम हो गया। क्योंकि अब आपको बाहर जाके इन्वेस्टमेंट ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको मार्केट के इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहोगे यार मैं तो होल्ड कर रहा हूँ बॉन्ड मेच्योरिटी तक और मेरे को क्यूमुलेटिव ऑप्शन है, तो मेरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे कैश फ्लोज
जो इशूअर है वो री इन्वेस्ट कर दे रहे सेम रेट पे, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शंस, किसी भी बिजनेस के लिए अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शंस हो रहे हैं, या इन्वेस्टरों के एंगल से आप सोचो अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, यानी टैक्स बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल रिस्क की कैटेगरी में आती हैं। नेशनलाइजेशन हो रहा है, मान लो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टेड थे, अब वो नेशनलाइज हो रहा है, यानी गवर्नमेंट अपना कंट्रोल ले रही है, तो बिजनेस अब बंद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि नेशनलाइजेशन होता क्या है, कोई भी बिजनेस वगैरह जो पहले प्राइवेटली कंट्रोल था, अब वो गवर्नमेंट उनको अपने कंट्रोल में ले रही है, तो गवर्नमेंट आपको वो बेसिकली बिजनेस करने नहीं देगी अब, क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है पब्लिक के लिए यही ठीक है, इसको हमें रन करना चाहिए, है ना। तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट बल्कि ये बोल रही है कि हम जो बिजनेसेस पहले खुद रन कर रहे थे, अब कोई प्राइवेट सेक्टर एंटिटी उसको रन कर ले तो वो बेटर है ना। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो, आपकी जो इकोनॉमी है वो किस स्टेज में है। तो कभी नेशनलाइजेशन की ज़रूरत होती है तब नेशनलाइजेशन किया जाता है, जब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, कंपनीज खुद इतनी मेच्योर हो गई हैं कि वो बिजनेसेस को रन कर सकती हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, कंट्रोल को लूज करने लगती है, मतलब इंटेंशनली। लाइसेंसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, वो भी एक तरह का पॉलिटिकल रिस्क है। तो मतलब जो भी ऐसे रिस्क हैं जो गवर्नमेंट के एक्शन लेने की वजह से बिजनेसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, उनके ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो इस तरह के रिस्क जो है वो पॉलिटिकल रिस्क। फिर है कंट्री रिस्क। अब कंट्री रिस्क क्या है, वो पूरी कंट्री पे इम्पैक्ट डालते हैं, कंट्री एज अ होल पे इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि आपकी जो कंट्री है वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पा रही है, उनको डेट पे इंटरेस्ट पे करना था वो नहीं कर पा रहे, या प्रिंसिपल रिटर्न करना था वो नहीं कर पा रहे, तो मार्केट में ऐसी कंट्री की इमेज डाउन हो रही है, उनको नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल रही हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं रह गया वहाँ की बिजनेसेस पे। अगर ऐसी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ आपका कंट्री रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल रिस्क तो हमने देख ही लिया, पर कंट्री का जो एज ए होल रिस्क है उसको हम कंट्री रिस्क बोलते हैं। अब होता क्या है, जब कोई कंट्री डिफॉल्ट कर देती है तो उसकी इमेज क्योंकि खराब हो जाती है, तो उसका दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन भी ठीक नहीं रह जाता। अब दूसरी कंट्री के साथ जब रिलेशंस ठीक नहीं रह जाते तो बिजनेसेस पे इम्पैक्ट होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इतना करते हैं वो सब रुक जाता है, और ये हर तरह की सिक्योरिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इक्विटी पे भी पड़ता है, बॉन्ड पे भी पड़ता है। हर रिस्क जो हम अभी तक देख रहे हैं उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और एक अनसिस्टमेटिक। ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है ना, ये बिजनेस स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बिजनेस के खुद के रिस्क होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई बिजनेस के ऑपरेशंस में, इस तरह के जो रिस्क आते हैं ये अनसिस्टमेटिक की कैटेगरी में आते हैं, और ये इनका जो इम्पैक्ट होता है वो एक बिजनेस पे होगा या एक इंडस्ट्री पे होगा। लेकिन जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो पूरी इकोनॉमी को पे इम्पैक्ट डालता है, पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है, ये बड़े लेवल का रिस्क होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क को तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, एक कंपनी अगर आपके पास थी तो आप 10 कंपनियां खरीद सकते हो, 10 कंपनी के शेयर ले सकते हो। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क को आप उसको आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये इंटीग्रल पार्ट है मार्केट का। और ये है वही वही सारे रिस्क जो हम देख चुके हैं, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन हो गया, फिर आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, करेंसी का रिस्क हो गया, ये सब ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सिस्टमेटिक रिस्क का पार्ट होती है। इन पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप और मैं एज इंडिविजुअल्स हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम चेंज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं वाया डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, जैसे सिस्टमेटिक का आप देखो, इन्फ्लेशन हो गया आपका, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट हो गया। अनसिस्टमेटिक का आपका है क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। ये सब देख रहे हो शेयर स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक है,
एक कंपनी का शेयर ऐसा हो सकता है ना जो लिक्विड नहीं है, उस कंपनी में लिक्विडिटी का भी रिस्क है। इसका ग्लोबल लेवल से कोई लेना देना नहीं है। आपकी कंपनी शायद माइक्रो कैप है और उसमें उतना वॉल्यूम नहीं है, ट्रेड नहीं होती वो, तो उसमें लिक्विडिटी कम है। इसी वजह से वो जो बिड और आस्क प्राइस है उसका डिफरेंस हो सकता है ज़्यादा है। अब आप जितने का सेल करना चाह रहे हो उतने में नहीं कर पाओगे, पर ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। आप डाइवर्सिफिकेशन से इसको कम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ये आपके और मेरे कंट्रोल के बाहर है। ये जो दो एग्जाम्पल हैं इसमें हमको ये बताया गया है कि ये दोनों रिस्क जो होते हैं, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, ये जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे इसमें खाली सिस्टमेटिक रिस्क है या इसमें खाली, इस बिजनेस में खाली अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस पे, हर एसेट पे ये दोनों रिस्क का इम्पैक्ट पड़ता है, सिस्टमेटिक का भी और अनसिस्टमेटिक का भी। तो इन एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस बात को। Ajay invests in equity shares of an infrastructure company. He believes that the company will do well because of the growing demand for infrastructure and the company's strong technical and managerial capabilities. Ajay's investment is subject to two main risks: business risk and market risk. Ajay can reduce his business risk by investing in other companies operating in different sectors. But an economic slowdown would reduce the profitability of all companies. This is the market risk in equity investment. देखो, अजय ने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको लगता है कि ये जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है वो अभी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अजय अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है। कैसे? दूसरे सेक्टर्स में एक्सपोजर बढ़ा के, हो सकता है फार्मा में भी इन्वेस्ट कर लें, मेटल्स एंड मिनरल्स में कर लें। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को तो वो रिड्यूस कर रहा है। पर मार्केट रिस्क क्या है आपको पता है? अब यार रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया तो सारे बिजनेसेस, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, एफएमसीजी को छोड़ के, तो आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। तो ये मार्केट को एज अ होल इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अजय की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिस्क है, उसमें दोनों सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो उसका रिस्क है वो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक से जुड़ के बने, और इसी को हम टोटल रिस्क बोलते हैं। ये टोटल रिस्क उसकी इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक। एक और एग्जांपल है, आशिमा इज कीन टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स इशूज। हर इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। आशिमा बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है, अब उसको दोनों तरह का रिस्क है, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये दोनों रिस्क हैं। कैसे? शी कैन रिड्यूस क्रेडिट रिस्क बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ हाईली रेटेड बॉन्ड्स इन हर पोर्टफोलियो। अब जिस भी कंपनी ने जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें क्रेडिट रिस्क है, उसको मालूम है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती है? डाइवर्सिफाई कर सकती है। ये बोल सकती है कि मैं चलो दूसरी कंपनी में भी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स भी खरीद लेती हूँ। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो अब जो भी बॉन्ड्स उसके पास हैं, चाहे उसने 2 कंपनी के बॉन्ड्स ले रखे हैं, 3 के ले रखे हैं, डाइवर्सिफाई कर रखा है अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो, लेकिन अब सारे बॉन्ड का प्राइसेस जो है, सारे बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि हर इन्वेस्टमेंट में एक कंपोनेंट है सिस्टमेटिक रिस्क का और एक कंपोनेंट है अनसिस्टमेटिक रिस्क का। अनसिस्टमेटिक स्पेसिफिक होता है, कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक, पर जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है। तो जो दोनों को मिला के जो रिस्क बनता है, टोटल रिस्क, वो हर इन्वेस्टमेंट में होता है। हर रिस्क को हम 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल है, अनसिस्टमेटिक आपका डाइवर्सिफाइबल रिस्क है।